जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्पर्श पेंशन पोर्टल से जुड़े एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर की पेंशन लेने के बाद फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर हमें ITR फाइल करने के लिए फॉर्म नंबर 16 की ज़रूरत होती है। अब तक फॉर्म 16 बैंक या PCDA या CPPC प्रोवाइड करता था, लेकिन स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद फॉर्म 16 स्पर्श पेंशन पोर्टल पर अवेलेबल होगा। इसके बाद हमें ITR फाइल करना होता है। ITR में यदि हमारी ईयरली पेंशन और इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज यदि 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो हम इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन ITR में हमें कुछ एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस एंड रिबेट लागू है, जिन्हें पाने के लिए हमें स्पर्श पर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन समय पर सबमिट करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी इनकम का असेसमेंट फॉर्म 16 में सही तरीके से हो सके। कुछ स्टैंडर्ड रिबेट जो हम ITR में ले सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं। सबसे पहले तो यह है कि आप 2.5 लाख तक की आपकी यदि पेंशन एनुअल बनती है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा पेंशन होने पर ITR नियमों के अनुसार टैक्स लगेगा। सेकंड बात यह है कि सेक्शन 80C और 80CC और 80CCD1 इन तीनों के रिबेट को मिला के आप 1,50,000 तक की डिडक्शन पर इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। इस सेविंग या डिडक्शन की जानकारी हमें स्पर्श पर अपलोड करनी पड़ेगी। इस 1,50,000 में आपका लाइफ इंश्योरेंस, PLI, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इक्विटी शेयर्स या कोई डिबेंचर है, ये सब इसमें कवर करता है। ये सब मिलाकर आपकी सेविंग यदि 1,50,000 से ज़्यादा होती है तो फिर भी आपको जो रिबेट मिलेगी वो 1,50,000 तक ही सेविंग पर मिलेगी। अब साथियों, मैं स्पर्श में लॉगिन करके आपको लाइव डेमो के साथ में ये बताऊंगा कि आप किस किस तरह की सेविंग को मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट में जाके आपको स्पर्श पोर्टल पर अपलोड करना है, ताकि आपका फॉर्म नंबर 16 के अंदर आपको जो लागू है वो डिडक्शंस उसके अंदर मेंशन हो सके और आप इनकम टैक्स देने से बच सके। आइए साथियों, स्पर्श की वेबसाइट पे चलते हैं। साथियों, अब मैं स्पर्श में लॉगिन कर चुका हूं। सबसे पहले आपको मेन्यू ऑप्शन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके मेन्यू एक्सपेंड हो जाएंगे और आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही आपको फिर से इसके सब मेन्यू खुलेंगे सर्विस रिक्वेस्ट के। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहां बताई हुई इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद मैनेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है। आप यहां देख पा रहे हैं कि आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपका नाम आएगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट डिक्लेरेशन करना है। लेकिन इससे पहले जो भी आपने डिक्लेरेशन ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन सबमिट कर दिए, उसकी जानकारी यहाँ नीचे आपको मिलेगी। जैसे यहाँ बताया हुआ है कि आपको टोटल 1,50,000 तक की आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिबेट ले सकते हो। उसमें से आपने डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या है, आपने यानी 20,000 का ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है और 1,30,000 तक का और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर कर सकते हो। तो जैसे पहले की यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में 20,000 को दिखाया था और ये अभी पेंडिंग फॉर अप्रूवल है। जब भी PCD इसको अप्रूव कर देगा तो ये 20,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो रिबेट में आ जाएगा। और अब हम चलेंगे एक नए इन्वेस्टमेंट को डिक्लेयर करने के लिए। आपको फाइनेंशियल ईयर के लिए 2021-22 के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद डिक्लेयर इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है। डिक्लेयर इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करते ही आपको 3 हेड मिलेंगे, जहां
पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को शो कर सकते हो, यानी जो आपका सेविंग है उसको शो कर सकते हो। सबसे पहला है हाउस लोन। इसके अंदर आप जो आपने हाउस लोन ले रखा है उसका जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है उसके ऊपर आईटीआर रिबेट नहीं मिलता है। जो लोन का इंटरेस्ट रीपेमेंट होता है तो आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50,000 तक का रिबेट मिल सकता है। तो इसके अंदर साथियों एक ही है स्कीम। अब हम सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करेंगे और उसके अंदर जानेंगे कि किस किस तरीके की इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर पाएंगे। आइए साथियों, सेक्शन 80C के ऊपर क्लिक करने के बाद ये एक्सपेंड हो चुका है। सबसे पहला इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5 ईयर टर्म डिपॉजिट अंडर द पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल्स। यानी साथियों, पोस्ट ऑफिस के अंदर यदि हमने मिनिमम 5 ईयर्स का कोई टर्म डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका रिबेट के लिए यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, पीएलआई और पेंशन प्लान प्रीमियम। जो भी इसके अगेंस्ट आप प्रीमियम पेमेंट करते हो उसके इन्वेस्टमेंट की डिक्लेरेशन इस हेड में करनी है। नेक्स्ट आ गया आपका एनएससी सर्टिफिकेट। उसके बाद आ गया आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसके बाद आ गया आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट। और उसके बाद में आ गया टर्म डिपॉजिट, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट 5 ईयर ब्लॉक पीरियड। बैंक में कोई भी आपका फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी कर रखी है जो मिनिमम 5 ईयर्स के लिए है उसकी डिक्लेरेशन यहाँ पे देनी है। नेक्स्ट बच्चों की ट्यूशन फीस का। नेक्स्ट आपने कोई यूली प्लान रह रखा है उसके बारे में। नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जैसे कि आपको पहले विंडो में दिखाई दे रही थी कि म्यूचुअल फंड की कोई यूनिट ले रखी है तो उसका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमने डिक्लेयर कर दिया है तो उसका वहाँ पे शो कर रखा था। इसी प्रकार इसमें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह सीनियर सिटीजन के लिए लागू है। यदि ये स्कीम ले रखी है तो उसकी डिक्लेरेशन यहाँ पे करनी है। तो साथियों, इस प्रकार सेक्शन 80C के अंदर ये स्कीम्स है जहाँ पे आपने यदि अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसके जो प्रीमियम पेमेंट करते हो उसके ऊपर आप रिबेट ले सकते हो। अब हम एक्सपेंड करेंगे अदर इन्वेस्टमेंट को। अब मैं अदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि इसकी लिस्ट नीचे ओपन हो चुकी है। सबसे पहले जो स्कीम है वो है अटल पेंशन योजना, किसी ने ले रखी है तो। नेक्स्ट है डिडक्शन फॉर डिपेंडेंट विथ डिसेबिलिटी। फैमिली में कोई डिपेंडेंट जिसकी सेवर या मॉडरेट डिसेबिलिटी है तो उसको इनकम टैक्स के दायरे के अनुसार आईटीआर में रिबेट मिलती है। नेक्स्ट आ गया हैंडीकैप्ड सेल्फ। यदि जो पेंशनर खुद हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड होने की वजह से जो जो सुविधाएं मिलती है या अमाउंट मिलता है, ग्रांट मिलता है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है, उसको डिक्लेयर यहाँ पे करें। नेक्स्ट एजुकेशन लोन ले रखा है बच्चों के लिए तो उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट जो करते हैं उसके ऊपर आईटीआर रिबेट मिलता है। नेक्स्ट है साथियों मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज ऑब्लिक एलिमेंट। सेल्फ या डिपेंडेंट का कोई उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हो तो उस पर भी एक लिमिट तक छूट मिलती है। नेक्स्ट एनपीएस स्कीम ले रखी है तो उसके अंदर जो हम प्रीमियम पेमेंट करते हैं या कंट्रीब्यूशन देते हैं उसके ऊपर भी आईटीआर रिबेट मिलता है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सेल्फ या डिपेंडेंट का। हम यदि 6 मंथली या ईयरली कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पूरा बॉडी चेकअप करवाते हैं तो उसके अगेंस्ट जो भी हम फीस देते हैं लैब को उसकी रिसिप्ट एंड जो बिल लेते हैं उसका भी यहाँ पे रिबेट मिलता है। और जो फाइनल है वो है राजीव गांधी इक्विटी स्कीम, यानी राजीव गांधी जो शेयर मार्केट की स्कीम है उसमें यदि पैसा लगा रखा है तो उसके ऊपर भी रिबेट मिलता है। तो इस प्रकार साथियों ये थे पूरे प्लान जिसमें आप अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको डिक्लेयर करना होता है। अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि आपको अपनी डिक्लेरेशन किस प्रकार सबमिट करनी है। साथियों हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करेंगे पीएलआई का। तो पीएलआई का ऑप्शन जो आएगा वो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आएगा, यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो अब मैं लाइफ इंश्योरेंस ऑब्लिक पेंशन प्लान प्रीमियम के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने लाइफ इंश्योरेंस पे क्लिक किया आपसे इस विंडो में सबसे पहले पॉलिसी नंबर पूछेगा, फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यानी मंथली आपका प्रीमियम कितना है वो पूछेगा, फिर यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी पूछेगा कि आप मंथली पेमेंट करते हो या बाई मंथली करते हो, क्वार्टरली करते हो या 6 मंथली करते हो या ईयरली करते हो। उसके बाद वेंडर का नाम पूछेगा तो यहाँ पे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हमने लिखना है। और ऐसे ही LIC होगी तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिखना है। और इसी तरीके से यदि और भी कोई आपका प्रीमियम है
जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके वेंडर का नाम आपने लिख देना। उसके बाद जो आपका पीएलआई का जो बॉन्ड है उसका स्कैन कॉपी जेपीजी या पीडीएफ आपने यहाँ पे अटैच करना है, और जो फाइल की साइज है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो साथियों एक से ज़्यादा भी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन आपको एक एक करके यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट शो करना है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने पॉलिसी नंबर एंटर कर दिया है, उसके बाद में मंथली प्रीमियम एंटर कर दिया, फ्रीक्वेंसी डाल दिया, उसके बाद में वेंडर का नाम पीएलआई डाल दिया, और सबसे नीचे जो फाइल है वो मैंने अटैच कर दी है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन रहेगा वो है वैलिडेट एंड प्रोसीड। तो अब मैं वैलिडेट एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा। देखिए साथियों एक पॉपअप विंडो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपसे पूछेगा कि आर यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, देन वी हैव टू क्लिक ऑन यस। मैंने यहाँ पे यस क्लिक किया है। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिखाई देगा जहाँ पे आपको टोकन नंबर मिलेगा जिससे आप अपना ट्रैक स्टेटस चेक कर सकते हो। ये आपका सर्विस रिक्वेस्ट वहाँ पे दर्ज हो चुका है जिसको आप जाके ट्रैक रिक्वेस्ट में और अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। ये देखिए साथियों हम यहाँ पे ट्रैक स्टेटस में जाएंगे तो हमने जो अपना इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली सबमिट किया है वो यहाँ पे लिस्टेड दिखाई देगा। मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ देखिए ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको 2 इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस है वो जो पेंडिंग दिखाई दे रही है, जिसमें हमने अभी लेटेस्ट जो डिक्लेरेशन किया है वो लास्ट में 97 डिजिट वाला है, और एक डिक्लेरेशन ऑलरेडी जो किया हुआ है वो भी पेंडिंग दिखा रहा है और ये भी पेंडिंग दिखा रहा है। साथियों ये आज ही किया है, तो जैसे ही पीसीडी इसको लॉगिन करके अप्रूव करेगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोसेस्ड करके शो करेगा, और इसके बाद में ये उस लिस्ट में चला जाएगा कि आपका एनुअल जो इन्वेस्टमेंट रिबेट के लायक है वो कितना है। तो इस प्रकार साथियों आपके पास में कितनी भी पॉलिसी है उनका एक एक करके आप इसमें अटैच कर सकते हो। इसी प्रकार जो मैंने पूरी लिस्ट बताई है उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आपको एप्लीकेबल है आप ज़रूर उसको यहाँ पे मैनेज इन्वेस्टमेंट में जाके और एंटर कर दीजिए। अब जिन जिन का इस वर्ष में माइग्रेशन हो चुका है उन सभी को ये डिक्लेरेशन समय पर यानी हर फाइनेंशियल ईयर में उसके एंड होने से 1 या 2 महीने पहले फरवरी लास्ट तक आपको इस पर्स पर अपडेट कर देना है, ताकि आपका फॉर्म 16 एग्जम्पशंस व रिबेट के एडजस्टमेंट के साथ जनरेट हो वे इनकम टैक्स का पेमेंट ना करना पड़े। इनकम टैक्स पेमेंट यदि आप ये डिक्लेरेशंस या इन्वेस्टमेंट शो नहीं करोगे तो आपको इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ सकता है। और आगे भी आने वाले समय में जिन जिन एक्स सर्विसमैन का बैंक से इस पर्स में माइग्रेशन होगा उनको भी ये इन्वेस्टमेंट शो करना जरूरी है। और यदि किसी भी साथी को आईटीआर की यदि पूरी जानकारी कि किस सेक्शन में कितनी कितनी रिबेट मिलती है इसकी जानकारी लेनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके एक बार कंप्लीटली समझ लें। साथियों अभी तो ये इस पर्स की शुरुआत है, आगे इस पर्स में अभी बहुत कुछ बाकी है जिसके ऊपर वीडियो मैं आगे आने वाली सीरीज में लेके आऊँगा। इसलिए जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है वो साथी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे इस पर से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।